नमस्कार। आज हम इतिहास में थोड़ा और गहरे उतर रहे हैं। मेवाड़ के सिसोदिया राजवंश की कहानी पर बात करेंगे। हाँ, और मेवाड़ का नाम आते ही जाहिर में एक नाम सबसे पहले आता है, महाराणा प्रताप। बिल्कुल। तो हमारे पास जो भी जानकारी है, जो स्रोत हैं, वो इसी राजवंश और खास तौर पर महाराणा प्रताप के बारे में काफी कुछ बताते हैं। सही कहा। और देखिए, राजपूतों में तो कई बड़े वंश हुए, वीर हुए, लेकिन सिसोदियाओं की बात थोड़ी अलग है। हाँ, मतलब वो मुगलों के सामने जिस तरह से डटे रहे, हाँ, वो चीज उन्हें एक खास पहचान देती है। बिल्कुल। और उसी पहचान के, उसी प्रतिरोध के सबसे बड़े चेहरे शायद महाराणा प्रताप ही हैं। तो आज की हमारी ये जो चर्चा है, कोशिश रहेगी कि समझें कि ये सिसोदिया कौन थे, कहाँ से इनकी शुरुआत हुई। हाँ, और प्रताप से पहले कौन बड़े राजा हुए। फिर प्रताप ने ऐसा क्या किया जो वो आज भी इतने पूजनीय हैं, और उनकी विरासत हमारे लिए क्या मायने रखती है। करें शुरू ये पड़ताल? जरूर करते हैं। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि सिसोदिया वंश आया कहाँ से। हाँ, कहाँ से शुरू हुई कहानी? तो जो दस्तावेज मिलते हैं वो बताते हैं कि ये असल में मेवाड़, मतलब आज का उदयपुर और आसपास का जो इलाका है, हाँ, वहां राज करने वाले गुहिलोट राजपूतों की ही एक शाखा थे। अच्छा, तो गुहिलोट वंश से ही निकले थे ये। और ये सिसोदिया नाम कैसे पड़ा? वो नाम असल में उदयपुर के पास एक गांव है, सिसोदा। अच्छा, सिसोदा गांव से। हाँ, कहते हैं कि जब अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर हमला किया था, उसके बाद इसी गांव के हम्मीर सिंह थे जिन्होंने गुहिलोट वंश को फिर से स्थापित किया। तो वहीं से ये सिसोदिया शाखा अब शुरू हुई मानी जाती है। पर ये सिर्फ नाम या गांव की बात नहीं थी। इन स्रोतों से एक चीज साफ दिखती है कि शुरू से ही इनमें अपनी आज़ादी, अपनी इज्जत, बहादुरी, इन चीजों को लेके एक खास जिद थी। हाँ, मतलब ये सिर्फ राजा नहीं थे, इनके कुछ उसूल थे जिन पर ये अड़े रहना चाहते थे। बिल्कुल। ये दिलचस्प है कि एक जगह का नाम कैसे पूरे वंश की पहचान और उनके मूल्यों से ऐसे जुड़ गया। सही बात है। और ये उसूल सिर्फ कहने की बातें नहीं थी, इनके पूरे इतिहास में ये दिखता है। बाहर से ताकतें आईं, दबाव भी बने, लेकिन वो झुकने से इनकार करने वाली जो बात है वो इनमें बहुत गहरी थी। महाराणा प्रताप तक पहुंचने से पहले कुछ और बड़े नाम भी तो हैं जिनका जिक्र मिलता है इन स्रोतों में, जिन्होंने इस वंश की नींव मजबूत की, जैसे 8वीं सदी के बप्पा रावल। हाँ, बप्पा रावल। उन्हें तो मेवाड़ राजवंश का संस्थापक ही माना जाता है। संस्थापक? हाँ। उनका जिक्र बड़े सम्मान से होता है। एक तरह से इस वंश के आदि पुरुष थे वो। 8वीं सदी में चित्तौड़ पर कब्जा करके उन्होंने राजवंश की नींव रखी थी। उनकी वीरता और ताकत के तो कई किस्से कहानियां भी हैं। मतलब उन्होंने एक बहुत मजबूत शुरुआत दी थी। फिर 15वीं सदी में आते हैं राणा कुंभा। इनके बारे में तो काफी डिटेल में जानकारी मिलती है। जबरदस्त योद्धा राजा थे ये। सिर्फ योद्धा ही नहीं, जैसा इन दस्तावेजों में पता चलता है, वो एक कुशल शासक भी थे, कला और साहित्य को भी बढ़ावा दिया और बड़े निर्माता भी थे। निर्माता मतलब किले वगैरह? हाँ, कुंभलगढ़ का जो विशाल किला है, जिसे देखकर आज भी लोग हैरान रह जाते हैं। हाँ, बिल्कुल। वो उन्हीं की देन है। और कहते हैं कि मेवाड़ के कुल 84 किलों में से 32 किले या तो उन्होंने बनवाए या उनकी मरम्मत करवाई। 32 किले? ये तो वाकई कमाल का आंकड़ा है। हाँ, सोचने पर मजबूर करता है। मतलब वो सिर्फ अपने सीमाएं ही सुरक्षित नहीं कर रहे थे, बल्कि मेवाड़ की शान बढ़ा रहे थे। ये किले तो आज भी सबूत है उनकी दूरदृष्टि के। बिल्कुल। राणा कुंभा ने मेवाड़ को सिर्फ मिलिट्री के लिहाज से ही मजबूत नहीं किया, बल्कि सांस्कृतिक रूप से भी बहुत समृद्ध किया। उनके जमाने में मेवाड़ का काफी विस्तार हुआ, प्रतिष्ठा बढ़ी। अच्छा, और इसके बाद 16वीं सदी की शुरुआत में एक और बड़ा नाम आता है, राणा सांगा। हाँ, राणा सांगा। इनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने कई राजपूत राजाओं को एक साथ लाने की कोशिश की थी। हाँ, मैंने भी पढ़ा है जानकारी के मुताबिक 1527 में खानवा की लड़ाई में उन्होंने बाबर का सामना किया था। ये लड़ाई तो बहुत ही मशहूर है। बिल्कुल, खानवा की लड़ाई भारतीय इतिहास का एक अहम मोड़ मानी जाती है। स्रोत बताते हैं कि राणा सांगा ने उस वक्त की जो सबसे बड़ी चुनौती थी, यानी बाबर की बढ़ती ताकत, उसे रोकने के लिए कई राजपूत सरदारों को इकट्ठा किया था। ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ी कूटनीतिक और सैन्य कोशिश थी। नतीजा तो खैर उनके पक्ष में नहीं गया, बाबर जीत गया, लेकिन इस कोशिश का क्या महत्व था फिर? महत्व बहुत गहरा था। ये दिखाता है कि बाहरी खतरे के सामने एकजुट होने की सोच उस दौर में भी थी। राणा सांगा के हार के बावजूद उनकी ये कोशिश और उनकी अपनी बहादुरी किससे भरे पड़े हैं इन स्रोतों में। कहते हैं उनके शरीर पर युद्धों के 80 घाव थे। 80 घाव? हाँ, तो ये सब इतिहास में हमेशा याद रखा जाता है। खानवा भले ही हार गए, पर उन्होंने एक बड़ी लकीर तो खींच ही दी थी।
तो बप्पा रावल से राणा कुंभा और फिर राणा सांगा तक एक मजबूत विरासत तैयार हो रही थी, और इसी विरासत को शायद सबसे ज्यादा ऊंचाई पर ले जाने वाले थे महाराणा प्रताप। 1540 में जन्म हुआ उनका। हाँ, उन्हें इन दस्तावेजों में सबसे प्रतिष्ठित सिसोदिया शासक क्यों कहा गया है? क्या बात थी उनमें? प्रतिष्ठित इसलिए क्योंकि उन्होंने वो रास्ता चुना जिस पर चलने की हिम्मत उस वक्त बहुत कम लोगों में थी। मतलब? आप माहौल सोचिए जरा। मुगल बादशाह अकबर का दबदबा पूरे हिंदुस्तान पर बढ़ रहा था। हाँ, बिल्कुल। जानकारी यही बताती है कि राजपूताना के बड़े बड़े राजा, जयपुर, बीकानेर, जोधपुर, ये सब ताकतवर रियासतें अकबर की अधीनता मान रही थीं, रिश्ते बना रही थीं। हाँ, ये तो था। ऐसे माहौल में मेवाड़ के महाराणा प्रताप ने साफ इनकार कर दिया। और यही बात उन्हें सबसे अलग करती है ना। ये सिर्फ एक पॉलिटिकल फैसला नहीं था, ये उनके अपने स्वाभिमान, अपनी आजादी की सोच का प्रतीक था शायद। बिल्कुल। सत्ता और सल्तनत से ज्यादा अहमियत उन्होंने अपनी आन, बान और शान को दी। और इसी अड़े रहने का, इसी न झुकने की जिद का सबसे बड़ा सबूत बना 1576 का हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी, ये नाम सुनते ही एक अलग सी फीलिंग आती है। हाँ, इन स्रोतों में इस युद्ध का जिक्र बड़े विस्तार से है। युद्ध के नतीजे पर तो खैर अलग अलग बातें हैं। कुछ स्रोत कहते हैं मुगल सेना पूरी तरह जीती नहीं, कुछ कहते हैं प्रताप को पीछे हटना पड़ा। असल में हुआ क्या था और इसका महत्व क्या है? देखिए, अगर सिर्फ सैन्य नजरिए से देखें तो शायद ये बराबरी का युद्ध था, या अनिर्णायक कह सकते हैं। अच्छा। महाराणा प्रताप को युद्ध भूमि छोड़नी पड़ी थी, ये सच है, लेकिन मुगल सेना भी मेवाड़ पर कोई स्थायी कब्जा नहीं कर पाई। लेकिन जैसा आपने कहा, हल्दी घाटी सिर्फ हार जीत का आंकड़ा नहीं है, ये युद्ध प्रताप के अटूट इरादे का प्रतीक बन गया, उनकी लड़ने की जबरदस्त क्षमता का। हाँ। उपलब्ध जानकारी यही बताती है कि उनकी सेना संख्या में बहुत कम थी, फिर भी प्रताप और उनके मुट्ठी भर सैनिकों ने, जिनमें भील लड़ाके भी थे, हाँ, भीलों का साथ, उन्होंने मानसिंह के नेतृत्व वाली विशाल मुगल सेना का जिस बहादुरी से सामना किया वो असाधारण था। हाँ। और चेतक का जिक्र किए बिना तो हल्दी घाटी की बात ही अधूरी है। क्या खास मिलता है स्रोतों में उसके बारे में? चेतक की कहानी तो वाकई भावुक करने वाली है। किस्से यही बताते हैं कि कैसे घायल महाराणा प्रताप को सुरक्षित निकालने के लिए चेतक ने अपनी जान दे दी। वो नाला कूदने वाली बात है ना? हाँ, एक बड़ा बरसाती नाला फांदकर। ये सिर्फ एक जानवर की वफादारी नहीं है, ये उन उसूलों के लिए लड़ने वाले राजा के प्रति समर्पण का प्रतीक बन गया। सही बात है। चेतक सिर्फ घोड़ा नहीं रहा, वो स्वामी भक्ति की एक अमर मिसाल बन गया। तो हल्दी घाटी के बाद क्या हुआ? प्रताप ने हार मान ली या संघर्ष जारी रखा? बिल्कुल नहीं मानी। यही तो महाराणा प्रताप की कहानी और भी ज्यादा प्रेरणा देती है। अच्छा। हल्दी घाटी कोई अंत नहीं था, बल्कि एक बहुत लंबी लड़ाई की शुरुआत थी। उन्होंने हार नहीं मानी। इन दस्तावेजों से पता चलता है कि उन्होंने महलों का आराम छोड़ दिया और अरावली के जंगलों और पहाड़ों को अपना ठिकाना बना लिया। जंगलों और पहाड़ों को? हाँ, और वहीं से उन्होंने मुगलों के खिलाफ छापामार युद्ध जारी रखा, गुरिल्ला वॉरफेयर जिसे कहते हैं। जंगलों से शासन चलाना, ये सुनने में ही कितना मुश्किल लग रहा है। महलों की शान और शौकत छोड़कर लगातार संघर्ष, ये उनके कैरेक्टर की किस खूबी को दिखाता है? ये उनके जबरदस्त लचीलेपन को दिखाता है, उनकी हिम्मत और अपनी आजादी के लिए उनकी जो गहरी तड़प थी उसे दिखाता है। हाँ। वो चाहते तो शायद समझौता कर सकते थे, आराम की जिंदगी जी सकते थे, जैसे कई और राजा जी रहे थे। हाँ, बिल्कुल। लेकिन उन्होंने वो रास्ता नहीं चुना। उन्होंने संघर्ष चुना, तकलीफें सही, पर मेवाड़ का सिर नहीं झुकने दिया। और इस दौरान उन्हें काफी कठिनाइयां भी झेलनी पड़ी होंगी। बहुत। जानकारी ये भी बताती है कि इस दौरान उन्हें और उनके परिवार को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा, लेकिन उनका इरादा नहीं डिगा। तो उनका ये जो प्रतिरोध था, ये सिर्फ मेवाड़ के लिए था या इसका कोई बड़ा मतलब भी था उस समय? मतलब बहुत बड़ा था। वो सिर्फ एक राजा का, एक बादशाह के खिलाफ विद्रोह नहीं रह गया था। अच्छा। वो उस वक्त के सबसे ताकतवर साम्राज्य के सामने राजपूती गौरव, स्वतंत्रता और स्वाभिमान की लड़ाई का सबसे बड़ा चेहरा बन गए। एक प्रतीक बन गए वो। हाँ, महाराणा प्रताप सिर्फ मेवाड़ के हीरो नहीं रहे, वो पूरे भारत के लिए एक प्रेरणा बन गए कि हालात कितने भी मुश्किल क्यों न हो, अपने उसूलों पर डटा रहा जा सकता है। अन्याय के खिलाफ, गुलामी के खिलाफ खड़ा होने का प्रतीक। बिल्कुल। ये तो हुई युद्ध और प्रतिरोध की बातें, लेकिन क्या सिसोदिया शासकों ने सिर्फ तलवारें ही चलाईं या कला संस्कृति में भी उनका कोई योगदान रहा? स्रोत क्या कहते हैं इस बारे में? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है।
जैसा हमने राणा कुंभा के बारे में बात की थी, वो कितने बड़े निर्माता थे। हाँ, 32 किले। हाँ, और ये परंपरा आगे भी चली। सिसोदिया शासकों ने कला, साहित्य और स्थापत्य कला को काफी बढ़ावा दिया। चित्तौड़गढ़ का किला और कुंभलगढ़ किला, जिनका हमने जिक्र किया, हाँ, वो इसके शानदार उदाहरण है। ये किले तो आज भी खड़े हैं और ये सिर्फ फौजी ठिकाने नहीं लगते, इनमें एक अलग ही शान है। बिल्कुल, जैसा कि इन स्रोतों में भी इशारा मिलता है, ये किले सिर्फ ईंट पत्थर की दीवारें नहीं हैं। ये राजपूतों की पहचान है, उनके गौरव, उनकी कला, उनके इतिहास के प्रतीक हैं। इनकी बनावट, इनकी भव्यता, इनके अंदर बने महल, मंदिर, ये सब उस दौर की कहानी कहते हैं। ये जीते जागते इतिहास है। तो कुल मिलाकर अगर हम सिसोदिया राजवंश की पूरी कहानी का सार निकालें, तो उनकी विरासत क्या है, इन स्रोतों से क्या निचोड़ निकलता है? निचोड़ यही है कि सिसोदिया राजवंश और खासकर महाराणा प्रताप आजादी और प्रतिरोध के एक अमिट निशान बन गए। उन्होंने ये दिखाया कि ताकत सिर्फ सेना या दौलत से नहीं आती, असली ताकत तो इरादे में होती है। हाँ, जज्बे में। हाँ, अपनी मिट्टी, अपनी इज्जत के लिए लड़ने का जज्बा हो तो बड़ी से बड़ी सल्तनत को भी चुनौती दी जा सकती है। और महाराणा प्रताप की जो खास जगह है, उन्हें तो आज भी पूरे भारत में एक नायक की तरह याद किया जाता है ना? बिल्कुल, स्रोत भी इस बात को कंफर्म करते हैं कि महाराणा प्रताप को आज भारत में एक राष्ट्रीय नायक का दर्जा हासिल है। वो सिर्फ राजस्थान या राजपूतों के हीरो नहीं है, बल्कि हर उस इंसान के लिए प्रेरणा है जो आजादी, सम्मान और स्वाभिमान को सबसे ऊपर रखता है। सही बात है। उनकी कहानी पीढ़ियों से सुनाई जा रही है और शायद हमेशा सुनाई जाएगी। उनकी विरासत यही सिखाती है कि जब बात अपने वजूद और अपनी आज़ादी की हो तो समझौता कोई रास्ता नहीं होता। हाँ, उनकी विरासत हमें मुश्किल हालात में भी अपने मूल्यों पर टिके रहने की हिम्मत देती है। तो हमने देखा कि कैसे बप्पा रावल ने नींव डाली, कैसे राणा कुंभा और राणा सांगा ने उसे मजबूत किया, और कैसे महाराणा प्रताप ने उस पर स्वाभिमान का ऐसा परचम लहराया जो आज तक लहरा रहा है। ये स्रोत हमें यही बताते हैं कि सिसोदियों ने भारत को सिर्फ शानदार किले या युद्धों की रोमांचक कहानियां ही नहीं दी, बल्कि आजादी की एक ऐसी लौ दी जो कभी बुझी नहीं। उनका संघर्ष इतिहास का वो पन्ना है जिसे बार बार पलटने का मन करता है। और महाराणा प्रताप का नाम तो वाकई आज भी रगों में जैसे गर्मी भर देता है। कुछ दस्तावेज उन्हें राजपूताना का सच्चा शेर कहते हैं। हाँ, बिल्कुल सही लगता है ये। और ये शायद बिल्कुल सही भी है। उनकी कहानी हमें याद दिलाती है कि असली बहादुरी सिर्फ जंग जीतना नहीं होती, बल्कि अपने सिद्धांतों के लिए सब कुछ दांव पर लगा देना भी होती है। सचमुच उनकी कहानी में एक अजीब सी कशिश है जो आज भी लोगों को अपनी तरफ खींचती है। इस पूरी बातचीत के आखिर में एक सवाल मेरे मन में आ रहा है। ये इन स्रोतों से ही जुड़ा है, पर शायद हमने सीधे तौर पर इस पर बात नहीं की। हाँ, पूछिए। ये सोचना कितना दिलचस्प है कि इतिहास तो अक्सर जीतने वाले लिखते हैं, कहा जाता है। हाँ, ये बात तो है। फिर भी महाराणा प्रताप जैसे किरदार, जिन्होंने शायद पारंपरिक मायनों में हमेशा जीत हासिल नहीं की, वो हार न मानने की जिद और आज़ादी की ऐसी मिसाल कैसे बन जाते हैं जो पीढ़ियों तक याद रखी जाती है? ये बहुत गहरा सवाल है और शायद इसका जवाब इसी में है कि इतिहास सिर्फ बादशाहों के फरमानों या युद्ध के नतीजों का लेखा जोखा नहीं होता। एक लोक स्मृति भी होती है, कहानियों की, किरदारों की, प्रतीकों की। अच्छा, लोक स्मृति। हाँ, महाराणा प्रताप और सिसोदिया की कहानी शायद इसलिए इतनी जिंदा है क्योंकि वो उस हार न मानने वाली इंसानी भावना का प्रतीक है, अपनी मिट्टी से मोहब्बत और जुल्म के आगे न झुकने की जिद का प्रतीक है। जीत हार से परे कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो सीधे दिल को छूती हैं और हमेशा प्रेरणा देती रहती हैं। शायद इसीलिए हार कर भी जीतने वालों की कहानियां इतिहास के पन्नों से ज्यादा लोगों के दिलों में जिंदा रहती हैं।